Irrigation lecture. Today we will study about the water requirement of the crops. So first of all we will see a factor affecting a water requirement. So first factor is intensity of the irrigation. So intensity of the irrigation means the ratio of the area under the cultivation to the total cultivable area. If this intensity is more, the more area is under cultivation. So hence requirement is more. So if intensity of the irrigation is more, then we can cultivate the crops more. So water requirement is more. Second is the ground slope. So in the steep ground water flows down quickly, so find a little time to absorb a required amount of the water, hence water requirement is more. For a flat slope the water flows slowly, so find enough time for absorptions, hence water requirement is less. So if there is a steep slope, then water requirement is high, and if there is a flat slope तो वाटर रिक्वायरमेंट क्या रहती है, लो रहती है. नेक्स्ट इज मेथड ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ वाटर. सो इन अ सरफेस फ्लो irrigation evaporation is more, and in a subsurface irrigation evaporation loss is minimum. So water requirement is more in a surface irrigation than subsurface irrigation. यहाँ पे एक फिगर दिखाई है आपको जिसमें आपको ये इवेपोरेशन फ्रॉम द सॉइल दिख रहा है, एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट दिख रहा है, वाटर स्टोरेज है एक जगह पे, यहाँ पे इरिगेशन हो रहा है, यहाँ पे रन ऑफ है. सो ये फिगर क्या बताती है हमें कि वाटर रिक्वायरमेंट कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है. अब हम देखेंगे थोड़ी डेफिनेशंस जो कॉमन टर्म्स है, जैसे कि ग्रॉस कमांड एरिया GCA. ये आपको 1 मार्क्स की जो टर्म्स पूछते हैं 1 मार्क्स में, उसमें ग्रॉस कमांड एरिया क्या है, कल्चरेबल कमांड एरिया क्या है, ये सब क्वेश्चंस आएंगे GTO में. सो इट इज़ द एरिया अप टू विच इरिगेशन कैनाल आर कैपेबल ऑफ सप्लाइंग वाटर फॉर इरिगेशन पर्पज. तो जितने एरिया में हमें पानी प्रोवाइड करना है वो एरिया को बोलेंगे ग्रॉस कमांड एरिया. नेक्स्ट है कल्चरेबल कमांड एरिया. सो इट इज़ द एरिया ऑन विच क्रॉप कैन बी ग्रोन सेटिस्फैक्टरी. तो जितने एरिया में क्रॉप ग्रो होता है उतने एरिया को बोलेंगे कल्चरेबल कमांड एरिया, विच इज़ नोन एज CCA. Cash crops. So crops like vegetable, fruits are cultivated by the farmer to sell in the market to meet the current financial requirements, and they are called cash crops. So जिस मतलब कि जो भी क्रॉप है उसको सेल करने से हमें पैसे मिलते हैं, तो उसको बोलेंगे कैश क्रॉप्स. Crop rotation. So process of changing type of the crop to be grown in the same field is known as the crop rotation. जैसे कि एक ही जगह पे हम लोग 3-4 क्रॉप ऑल्टरनेट उगाते हैं, तो उसको बोलेंगे क्रॉप रोटेशन प्रोसेस. So it has been found that if some crop is grown in the same land every year, the fertility of the land gets diminished and crop production is reduced. The necessary salt requirement by the same crop of the growth is exhausted. So if crop rotation is adopted, fertility of the soil is restored. मतलब कि अगर एक ही जगह पे हम एक ही क्रॉप बार बार उगाते रहेंगे तो उसकी फर्टिलिटी को प्रॉब्लम होगा. तो उससे अच्छा है कि हम अल्टरनेट क्रॉप्स उगाए. सो सीजनेबल क्रॉप्स जो होते हैं, जैसे कि एक सीज़न में गेहूँ होते हैं, एक सीज़न में मकई होती है, एक सीज़न में कपास होता है, तो वो अल्टरनेट करना चाहिए एवरी ईयर. तो वो जो प्रोसेस है, हम अलग अलग क्रॉप उगाते हैं एक ही फील्ड में, वो प्रोसेस को बोलेंगे क्रॉप रोटेशन. उसके बाद आएगा क्रॉप पीरियड. सो इट इज़ द पीरियड रिक्वायर्ड बाय द क्रॉप फ्रॉम द टाइम ऑफ शोइंग टू द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग. मतलब कि जहाँ से हम लोग बीज बोते हैं वहाँ से लेके जब हम क्रॉप की फसल को काटते हैं, वो 2 प्रोसेस के बीच का जो टाइमिंग है वो टाइम को बोलेंगे क्रॉप पीरियड. उसके बाद नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ द इरिगेशन. सो इंटेंसिटी ऑफ द इरिगेशन मीन्स द रेशियो ऑफ द एरिया अंडर द कल्टिवेशन ऑफ द टोटल कल्चरेबल एरिया. So if this intensity is more, the more area is under the cultivation, hence water requirement is more. Okay, ये फिगर दिखा रही है क्रॉप रोटेशन का, 3 ईयर का क्रॉप रोटेशन ऑन द फील्ड. सो फर्स्ट वो रूट एंड बल्ब उगाते हैं एक फार्म में.
ओके, अब हम देखेंगे क्रॉप रोटेशन ऑन द फील्ड फॉर द 3 years. सो 3 years में फर्स्ट ईयर में वो लोग रूट्स एंड बल्ब उगाएंगे, सेकेंड ईयर में फ्रूट्स एंड सीड्स उगाएंगे, एंड लास्ट लीफ स्टीम उगाएंगे. ओके, अब हम देखेंगे क्रॉप रोटेशन ऑन द फील्ड. सो 3 years में वो एक ही फील्ड पे 3 अलग अलग टाइप के क्रॉप्स उगाते हैं. सो फर्स्ट उसमें उगाएंगे रूट्स एंड बल्ब, उसके बाद फेस आएगा फ्रूट एंड सीड्स का, और उसके बाद वेजिटेबल का टाइम आएगा. अब नेक्स्ट डेफिनेशन है बेस पीरियड और बेस, दैट इज कॉल्ड बी. So it is a period in a days during which flow is continue for a particular crop. So जितने भी मतलब बेस पीरियड क्या है कि डेज में पीरियड है कि कितने दिन वो क्रॉप उगा, कितने दिन लगे हैं वो क्रॉप को उगने के लिए. उसके बाद नेक्स्ट है डेल्टा. सो इट इज़ अ डेप्थ ऑफ द वाटर प्रोवाइडेड टू अ क्रॉप ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड. मतलब कि ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड जो हम लोग पानी प्रोवाइड करते हैं तो वो कितनी डेप्थ तक प्रोवाइड किया था, सो वो दिखाएगा. उसके बाद नेक्स्ट है ड्यूटी. सो ड्यूटी मतलब कि एक एरिया है कि जो एरिया में हम लोग पानी प्रोवाइड करते हैं, सो जो जितने एरिया में वो पानी होता है वो एरिया को बोलेंगे ड्यूटी. सो इट इज़ द टोटल एरिया इरिगेटेड बाय अ यूनिट डिस्चार्ज रनिंग कंटिन्यूसली ड्यूरिंग द बेस पीरियड एंड इट्स यूनिट इज एरिया पर क्यूमेक. So duty gives the relationship between the volume of the water and area of the crop which is measures. अब हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन अ ड्यूटी, बेस एंड डेल्टा. सो इसके बेस्ड ऑन एग्जांपल्स भी पूछे जाते हैं. ये थियोरी भी बहुत बार GTU में पूछाई गई है. तो ड्यूटी को बोलेंगे हम लोग डी, जो होती है हेक्टर पर क्यूमेक में. बेस जो होता है बेस पीरियड, जो होता है क्रॉप्स मतलब बेस पीरियड ऑफ द क्रॉप, वो होता है डेज में. एंड डेल्टा, तो डेल्टा को हम लोग ट्राइंगल से डिनोट करेंगे और वो होता है मीटर में. सो अब हम देखेंगे कि 1 cubic ऑफ वाटर रनिंग कंटिन्यूसली फॉर अ पीरियड ऑफ B days प्रोवाइड्स अ वॉल्यूम. सो बेस पीरियड के बीच में 1 cubic ऑफ वाटर जो प्रोवाइड होता है उसका वॉल्यूम पहले फाइंड करेंगे. तो वॉल्यूम हमें मिलेगा मीटर क्यूब में. सो B इंटू 24/60 इंटू 60 इंटू 1. फिर उसके बाद हमें मिलेगा अमाउंट ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड टू फ्लड 1 hectare ऑफ द लेंथ विथ डेप्थ डेल्टा. तो वो कितना है, तो 1 इंटू 10⁴ मीटर स्क्वायर इंटू डेल्टा जो मीटर में होता है. Hence, the area in a hectare that can be irrigated by 1 meter cube per second running for the base period B days, उसको हम लोग ऐसे एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं कि ड्यूटी इज इक्वल टू B इंटू 24/60/60 डिवाइड बाई 10⁴ डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 B डिवाइड बाई डेल्टा. सो एक ये हमें पूरा एक इक्वेशन मिल गया कि ये इक्वेशन से हम लोग बेस पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं, आइदर डेल्टा फाइंड आउट कर सकते हैं. सो ये इक्वेशन को यूज़ करके हम एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे. और ये जो थियोरी है रिलेशनशिप बिटवीन ड्यूटी, डेल्टा एंड बेस पीरियड, वो GTU में भी बहुत बार पूछी गई है. अब है नेक्स्ट है मेथड ऑफ इम्प्रूविंग ड्यूटी. सो इफ फैक्टर अफेक्टिंग अ ड्यूटी मे बी मेड लेस इफेक्टिव, द ड्यूटी ऑफ द वाटर मे बी इम्प्रूव्ड. सो मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग ड्यूटीज आर suitable and efficient method of applying a water to the crop should be used. मतलब कि efficient and suitable method ही use करनी चाहिए. कैनाल शुड बी लाइन टू रिड्यूस द सीपेज लॉस. तो सीपेज लॉस ना हो उसके लिए हमें कैनाल को लाइन करना चाहिए. वाटर शुड बी कन्वेड क्विकली टू रिड्यूस द इवेपोरेशन लॉसेस. आइडियल लेंथ ऑफ द कैनाल शुड बी रिड्यूस्ड. सो मतलब कि हमें लेंथ ऑफ द कैनाल जो है वो आइडियल होनी चाहिए. Construction parallel canals to run side by side. So FSL is reduced to minimize the losses. उसके बाद है proper plugged and leveled crop land improve the duty. The source of the supply should provide a good quality of the water. पानी भी हमें good quality का use करना चाहिए. Crop rotation if practiced improve the duty. Volumetric assessment of the water with the water tax compels the farmers for economic use of the water which improves the duty. The farmer must be trained to apply a correct quantity of the water at the right time.
Maintenance of the irrigation project from a headwork to the end of the canal by the administrative should be adequate. Intensity of the irrigation. So intensity of the irrigation means the ratio of the area under the cultivation to the culturable area. If intensity is more, the more is under cultivation, so hence water requirement is more. मतलब कि इंटेंसिटी अगर ज़्यादा होगी तो ग्रो हम लोग ज़्यादा कर पाएंगे और उसकी वजह से हमें पानी भी ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा. नेक्स्ट डेफिनेशन है कंजप्टिव यूज ऑफ द वाटर, CU. So water requirement of the crop is total quantity of the water from the time the crop is sown to the time it is harvested. मतलब कि हमें जब से क्रॉप को उगाना स्टार्ट किया है, वहाँ से लेके जब तक कट करते हैं उसके बीच में हम लोग जितना भी पानी यूज़ करते हैं, ठीक है. सो दिस वाटर रिक्वायरमेंट मे वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप. मतलब कि जैसे कि अब हम लोग चावल उगा रहे हैं तो उसमें पानी ज़्यादा चाहिए एज़ कम्पेयर टू गेहूँ. और सॉइल टू सॉइल, जैसे कि हम लोग अगर ब्लैक कॉटन सॉइल में कुछ उगाना चाहते हैं तो पानी कम डालना पड़ेगा. सो एंड पीरियड टू पीरियड, मतलब कि अगर हम लोग विंटर में कर रहे हैं तो पानी चाहिए हमें, और अगर हम लोग रेनी सीजन में उगा रहे हैं कुछ तो रेन का पानी थोड़ा आ जाएगा तो पानी भी कम प्रोवाइड करना पड़ेगा. सो पानी की रिक्वायरमेंट हर टाइम अलग अलग होती है, जैसे कि क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल, पीरियड टू पीरियड. So water required to meet the demand of the evapotranspiration and metabolic activities of the crop together is known as the consumptive use. ठीक है, तो कंजप्टिव यूज़ किसको बोलेंगे कि ये जो सारी evapotranspiration है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, फिर क्रॉप टू क्रॉप पानी चाहिए, सॉइल टू सॉइल डिफरेंट चाहिए, पीरियड टू पीरियड डिफरेंट चाहिए. सो ये जो सारी एक्टिविटीज़ है उसके बीच में हम लोग जितना भी पानी यूज़ करते हैं तो वो पानी मतलब वो उसको बोलेंगे कंजप्टिव यूज़ ऑफ द वाटर. फैक्टर अफेक्टिंग कंजप्टिव यूज़, तो इवेपोरेशन विच इज़ डिपेंडेंट ऑन ह्यूमिडिटी. सेकेंड है मंथली टेम्परेचर, तो मंथली टेम्परेचर भी अलग अलग होता है तो पानी की रिक्वायरमेंट भी अलग अलग रहेगी. मंथली प्रेसिपिटेशन, जैसे कि जून मंथ में ज़्यादा पानी आता है उस कंपेयर टू जुलाई में थोड़ा कम बारिश आती है, अगस्त में उससे कम हो जाती है, तो उसके हिसाब से भी पानी का वेरिएशन होगा. विंड वेलोसिटी इन द लोकेलिटी विच अफेक्ट द इवेपोरेशन. सॉइल टाइप एंड इट्स टोपोग्राफी, अगर सॉइल ब्लैक कॉटन सॉइल है तो पानी कम चाहिए. फिर टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप होगा तो पानी इजीली वो मूव होगा, अगर हाई स्लोप होगा तो पानी मूव हो जाएगा फटाफट, तो उसके हिसाब से भी रिक्वायरमेंट ऑफ द वाटर में डिफरेंस आएगा. क्रॉपिंग पैटर्न, ग्रोथ स्टेज एंड टाइप ऑफ द क्रॉप, उसके हिसाब से भी हमें पानी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी. ग्रोइंग सीजन ऑफ द क्रॉप्स, सीज़न के हिसाब से भी पानी का रिक्वायरमेंट पता चलेगा. मेथड ऑफ अप्लाइंग इरिगेशन मेथड, हम कौन सी मेथड को अप्लाई कर रहे हैं. इरिगेशन वाटर डेप्थ, डे लाइट आवर्स, उसके हिसाब से भी पानी की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है. ये है एक फैक्टर अफेक्टिंग कंजप्टिव यूज़ की फिगर जिसमें हमें दिखा रहा है क्रॉप इवेपोरेशन फॉर द क्लाइमेटिक कंट्रोल एक्सेट्रा. फिर डीप पर्कुलेशन फॉर द सॉल्ट रिमूवल, फिर है स्प्रिंकलर इवेपोरेशन, रिजर्वायर इवेपोरेशन, एक्सेस डीप पर्कुलेशन, एक्सेस रन ऑफ. तो ये दिखा रहा है, ये जो साइड है वो दिखा रहा है कंजप्टिव यूज़ और ये दिखा रहा है नॉन कंजप्टिव यूज़. फिर ये है बेनिफिशियल यूजेस एंड ये है नॉन बेनिफिशियल यूजेस. अब हम लोग देखेंगे इवेपोट्रांसपिरेशन किसको बोलते हैं. तो इवेपोट्रांसपिरेशन इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द सम ऑफ इवेपोरेशन एंड प्लांट ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द अर्थ लैंड सरफेस टू एटमॉस्फेयर. सो इवेपोरेशन अकाउंट फॉर द मूवमेंट ऑफ द वाटर टू एयर फ्रॉम द सोर्स such as the soil, canopy and interception and water bodies, and transpiration account for the movement of the water within the plant and subsequential loss of water as a vapor through a stromata in its leaf. Evapotranspiration is an important part of the water cycle. So इवेपोरेशन क्या है और ट्रांसपिरेशन क्या है. तो इवेपोरेशन क्या है कि सरफेस पे से पानी जो वो होता है उसको बोलेंगे इवेपोरेशन. और ट्रांसपिरेशन क्या है, सो ट्रांसपिरेशन है सॉइल में से या फिर जो प्लांट्स है, सो प्लांट्स में से जो वाटर लॉस होता है उसको बोलेंगे ट्रांसपिरेशन.
सो ये दोनों में से कंबाइन होके होता है, उसको बोलेंगे इवेपोट्रांसपिरेशन। देखो यहाँ पे फिगर दिखाई गई है कि ये ट्रीज में से हो रहा है, ग्रास में से पानी हो रहा है, और ये इवेपोरेशन हो रहा है, मतलब कि लैंड में से हो रहा है, जो ये रन ऑफ होता है। सो ट्रांसपिरेशन क्या है, तो ट्रांसपिरेशन प्लस इवेपोरेशन का कॉम्बिनेशन है, तो उसको बोलेंगे इवेपोट्रांसपिरेशन। आधा पानी ग्राउंड वाटर रिचार्ज में चला जाता है बारिश का। Irrigation efficiency. So it is the water stored in a root zone after a losses to a water pump or supply in a system. So it is the ratio of the water output to the water input and usually expressed in a percentage. So loss of the water occurs in conveyance. So water application is water storage and water use. Therefore, water efficiency may be efficiency in a conveyance, efficiency in a water applications, efficiency in a storage and efficiency in a water use. So 4 टाइप की efficiencies होती है. First है conveyance, application, storage and water use. So for example, if 1 cubic of water is pumped to the farm, but 0.75 cubic is delivered in a length of 1 kilometer from the well. So the loss is 1 minus 0.75 is मतलब कि 0.25 cubic is due to conveyance. So due to conveyance कितना लॉस होता है, 0.25 cubic. Therefore efficiency of the water conveyance is 0.75 divided by 10 into 100. So कितनी है, 75% है. इसमें फिगर में आपको दिखाई है वाटर efficiencies. So properly designed drip irrigation system is a water efficient method. Watering trees and shrubs and perennials. सो ये क्या है, एक पूरा ड्रिप इरिगेशन का फिगर है. अब है असेसमेंट ऑफ द इरिगेशन वाटर. हम लोग असेसमेंट कैसे करेंगे इरिगेशन वाटर का. हम लोग बोरवेल से प्रोवाइड करते हैं पानी. सो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स आर अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट विद द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ सप्लाइंग वाटर टू अ कल्टिवेटर फॉर राइजिंग द क्रॉप टू गिव अ मैक्सिमम यील्ड. मतलब कि हम मैक्सिमम क्रॉप का बेनिफिट ले सके, उसके लिए हम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स है ये जो प्राइमरी पानी प्रोवाइड करता है. सो चार्जेस आर लाइव्ड ऑन द कल्टिवेटर फॉर मेकिंग यूज ऑफ इरिगेशन वाटर. सो द चार्जेस आर नॉट ओनली अ deferring maintenance and operation cost, but also include the sum return on a capital investment on the projects. So irrigation charges are not uniform in all states of India. Generally the water charges comprises of one or more of following elements. So नीचे जो elements हम बात करेंगे उसके हिसाब से charges calculate होंगे. So first है water rate depending on a kind of extent of the crop. कौन से क्रॉप के लिए हम लोग पानी यूज़ कर रहे हैं. इंक्रीमेंट इन अ लैंड रेवेन्यू बेस्ड ऑन ए इंक्रीज बेनिफिट डिराइव्ड एनुअली. प्रोवाइडिंग अ इरिगेशन फैसिलिटीज. बेटरमेंट लेवी रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट शेयर. इरिगेशन कैश being the annual charge per hectare of irrigated area. Water rates are collected by all state governments in a form of water rate, surcharge on a land revenue, irrigation cash, etc. The rate at which water is charged for a different crop vary to state. Rates are paid charges on an area basis for a different crops. अब है मेथड्स हम कौन सी यूज़ करेंगे असेसमेंट के लिए. तो फर्स्ट है असेसमेंट ऑन बेसिस or a crop basis, area basis or a crop basis. So the factor to be considered a cash value of the crops, मतलब कि water requirement of the crop क्या है, time and demand of the irrigation water, मतलब कि हम लोग कौन से टाइम पे पानी ले रहे हैं और कितना पानी ले रहे हैं उसके ऊपर होगा. Second है drawbacks of this system are wasteful use of the water as the charges are not made on basis of actual quantity of the water but on the area of the crop. मतलब कि हम लोग पानी कितना यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर हम लोग चार्ज नहीं ले रहे हैं, तो उसके हिसाब तो क्या होगा कि पानी लोग ज़्यादा ले लेंगे और पानी का वेस्ट होगा. सेकेंड है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर. So the irrigation at the head reach of the canal draw more water than a due share, and irrigators at the tail end of the canal suffers.
Second method है volumetric assessment. So charges are laid on the basis of actual volume of the water supply at the outlet head. मतलब कि जितना पानी प्रोवाइड करेंगे उसके हिसाब से पानी का पैसा हमें पे करना पड़ेगा. So ये क्या है, most economical use of the water in the field lead to a more extent of the area irrigation. सो क्या होगा कि फार्मर्स क्या करेंगे, उनको जितना पानी चाहिए उतना ही लेंगे, क्योंकि पानी के ऊपर पैसा है कि जितने वॉल्यूम पानी वो यूज़ करेंगे उतने उसके ऊपर हम लोग पैसा लेंगे. सो ये मेथड है वो मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड है. पर इसमें क्या होगा कि मीटर प्रोवाइड करना पड़ेगा कि हम कितना पानी प्रोवाइड कर रहे हैं. थर्ड मेथड है कंपोजिट एंड असेसमेंट मेथड. So combined land revenue and water tax are levied from the cultivators and it is not much common method of them. मतलब ये मेथड जनरली यूज नहीं करते हैं. नेक्स्ट मेथड है परमानेंट असेसमेंट और अ बेटरमेंट लेवी. तो इसमें क्या होता है कि इन एरिया वेयर कैनाल आर नॉट प्रोवाइडेड एज इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, the farmers are levied a fixed rate every year, irrespective the fact whether or not they use the canal water. In a drought year, the farmers are allowed to draw canal supply without paying an extra charge and a normal betterment levy. इसमें क्या होता है कि एवरी ईयर फार्मर्स को कंपलसरी पैसे देने ही होते हैं. उसमें क्या वो यूज़ करे कि ना करे. तो जो ड्रॉट पीरियड होता है, जब मतलब बारिश नहीं होती है, तब भी अगर पानी कैनाल में से यूज़ करेंगे फार्मर, तो उनको पैसे मतलब जितने फिक्स रेट है उतने ही देने पड़ेंगे. हमने ये देखा था रिलेशन बिटवीन ड्यूटी, बेस एंड डेल्टा. सो ये सेम है. क्रॉपिंग सीजन्स कौन सी होती है, जैसे कि खरीफ पाक है अगर, तो उसकी 15 जून से लेके 14 अक्टूबर होता है. उसमें कौन से क्रॉप्स आते हैं, तो राइस, जवार, कॉटन, मेज, ग्राउंडनट, तूर, उड़द, बाजरो एक्सेट्रा. रबी सीज़न होती है 15 अक्टूबर से लेके 14 फैब तक. तो उसमें आता है वेट, ग्राम, लेंस, मस्टर्ड, दाना, करडाई, फोडर एक्सेट्रा. हॉट वेदर होता है, वो होता है 15 फेब से 14 जून, जिसमें वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं. 8 मंथ्स एनुअल के पेरिनियन क्रॉप्स होते हैं, जो होता है 15 जून से लेके 14 जून नेक्स्ट ईयर तक. तो उसमें हम लोग तंबाकू, कॉटन्स यूज़ करते हैं, शुगर कैन, और ये सब जो बनाना टैंक्स होती है 12 to 18 मंथ्स, तो ये सब ग्रो करते हैं. अब सम एग्जाम्पल्स है बेस्ड ऑन ड्यूटी डेल्टा वाला इक्वेशन. सो ड्यूटी का इक्वेशन होता है 8.64 B बाय डेल्टा. अब इसमें एग्जाम्पल है, कैलकुलेट द डेल्टा फॉर द खरीफ क्रॉप हैविंग अ ड्यूटी एज अ 2500 हेक्टेयर पर क्यूबिक. सो ड्यूटी का इक्वेशन हमारे पास है. सो हम लोग ये जो ड्यूटी की जगह पे हमें कितना दिया है, 25 हेक्टेयर पर क्यूबिक दिया है. सो हम लोग ड्यूटी की जगह पे वो लिख देंगे. सो डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 इंटू बेस पीरियड क्या है, तो 123 है. क्यों, सो खरीफ के लिए क्या दिया है, 123 डेज. सो यहाँ पे बी की जगह पे 123 आएगा, ड्यूटी की जगह पे 2500 आएगा. सो डेल्टा कितना मिला हमें, 0.42 मीटर, मतलब कि 42.5 सेंटीमीटर. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एन एरिया इरिगेटेड बाय अ डिस्ट्रीब्यूटरी इज a 220 हेक्टर, आउट ऑफ which 150 हेक्टर इज जवार एंड 70 हेक्टर इज शुगर कैन. If delta for the jawar is 45 and sugar cane is 180, so average transist loss during the kharif are 20% and annual transist loss are 40%. So calculate the duty of each crop and head of a distributary. तो base period कितना दिया है, 120 day for jawar and 360 day for sugar cane. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग जवार का कैलकुलेट करेंगे. तो जवार के लिए डेल्टा कितना था, तो 45 सेंटीमीटर था. और ड्यूटी का इक्वेशन है, उसमें हम लोग बेस पीरियड उसका 120 दिया था, तो हमें सबसे पहले ड्यूटी मिल गई 2304 हेक्टर पर क्यूबिक्स. वैसे ही हम लोग ट्रांजिस्ट अब हम देखेंगे ट्रांजिस्ट लॉस फाइंड आउट करना है. तो क्या होगा, सो ये क्या मिला हमें, 2304 हेक्टर हमें ड्यूटी मिला. ठीक है. तो उसको 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 100, मतलब कि हमें लॉसेस मिलेगा. अब नेक्स्ट हम लिखेंगे शुगर कैन के लिए. तो शुगर कैन पेरिनियन क्रॉप है, सो 360 डेज चलेगा वो. और उसके लिए हमें डेल्टा दिया है 180, तो ड्यूटी मिलेगा 1728.
और उसका लॉसेस कितना कंसिडर किया था 40% लॉसेस, मतलब कि हमें कैलकुलेट मतलब 40% लॉसेस है, मतलब 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिवाइड बाय 100, तो हमें ड्यूटी मिले कंसिडरिंग लॉसेस ड्यूटी कितनी मिलेगी, तो 1036 इंटू 80 हेक्टर पर क्यूबिक। सो वैसे ही एक एग्जांपल है, अ चैनल इज टू बी डिजाइन फॉर इरिगेटिंग 5000 हेक्टर इन अ Kharif crop and 4000 hectare in a Rabi crop. The water requirement for the Kharif and Rabi are 60 and 25. So crop period for a Kharif crop is 21 days and Rabi crop is 28 days. So determine the discharge of channel for which is to be designed. So सबसे पहले हम लोग ड्यूटी फाइंड आउट कर लेंगे। सो ड्यूटी का इक्वेशन है 8.64 बी डिवाइड बाई डेल्टा। सो बाय डेल्टा कितना दिया है 60 सेंटीमीटर। सो हमें ड्यूटी वो बेस्ड ऑन डेल्टा हमें ड्यूटी मिल जाएगा और बेस पीरियड दिया था हमें 21 डेज। अब क्या है कि एरिया कितना हमें इरिगेट करना है 5000 हेक्टर। सो अगर हमें डिस्चार्ज फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे, एरिया डिवाइड बाय ड्यूटी। सो हमें क्या मिलेगा डिस्चार्ज, तो एरिया डिवाइड बाय ड्यूटी किया तो 16.53 क्यूबिक मिल गया। अब डिस्चार्ज फॉर रबी क्रॉप। सो रबी क्रॉप के लिए डेल्टा दिया था 25 सेंटीमीटर एंड बेस पीरियड था 28 डेज। सो ड्यूटी मिल गया हमें 967.68 हेक्टर पर क्यूबिक एज पर एग्जाम्पल। सो एरिया टू बी इरिगेटेड कितना है 4000 हेक्टर। सो डिस्चार्ज हमें फाइंड आउट करना हो तो एरिया डिवाइड बाय ड्यूटी करेंगे तो हमें डायरेक्टली डिस्चार्ज मिल जाएगा। तो डिस्चार्ज मिला 4.13 क्यूबिक्स। अब ये एक केस स्टडी है नर्मदा का, उसमें ये प्लान दिखाया है नर्मदा बेसिन का जिसमें पानी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो केस स्टडी है नर्मदा रिवर डेवलपमेंट गुजरात वाटर डिलीवरी एंड ड्रेनेज प्रोजेक्ट। सो नर्मदा रिवर डेवलपमेंट गुजरात वाटर डिलीवरी प्रोजेक्ट इज अ पार्ट ऑफ interstate program for a development of multi-purpose hydropower and irrigation dams on the Narmada River and their associated irrigation canal networks. The program has been designed to further progress of India's long-term power plan, so bring a potentially valuable agricultural land in Gujarat and Rajasthan under irrigation and C क्या बता रहा है, it's supply domestic, so municipal and industrial water for Gujarat. So the project consists of a first 3 years time slice of a construction of a large main canal extending for about 440 km through the Gujarat to Rajasthan and extensive canal network. A separate parallel operation supported by the bank group will finance the construction of a dam and power complex, including a storage reservoir and extending about 210 kilometers upstream of the dam in Gujarat into Maharashtra and Madhya Pradesh. The project will install a 1450 megawatt of hydroelectric generating capacity and associated transmission facilities. They will further irrigate about 1.9 million hectare in Gujarat and create the potential for the irrigation about 70,000 hectare in Rajasthan. So finally, project will supply about 1300 million cubic meter per annum of the municipal and industrial water. ये वेब लिंक है जो आप ये केस स्टडी की इंफॉर्मेशन है वो इसमें देख सकते हो और रेफरेंसेस मैंने यूज़ किए हैं ये। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।